आदाब, सलाम मसनून व्यूवर्स। मैं आप तमामी हजरात का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट में गुज़िश्ता सालों में पूछे गए उर्दू पेडागोजी के सवालात को वजाहती अंदाज में पेश किया जाता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो आपके सामने पेश है, जिसमें सीटेट में गुज़िश्ता सालों में पूछे गए सवालात को रखा गया है और उसको बेहतर तरीके से वजाहती अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल यह है कि रोल प्ले को ज़ुबान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए क्योंकि, यानी यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि रोल प्ले को ज़ुबान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। वो किस लिए होना चाहिए? ऑप्शन है, ये बच्चों को आज़ादाना गप मारने के काबिल बनाता है, यानी बच्चे खुले तौर पर जिस तरीके से चाहें वो अपनी बातों को रख सकें, गप मार सकें। दूसरा ऑप्शन है, यह क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने का मौसिर तरीका है। तीसरा है, ये बच्चों को कहानी याद करने के काबिल बनाता है। चौथा है, ये बच्चों को ज़ुबान के बारे में बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। तो आपके सामने ये चारों ऑप्शन मौजूद हैं। सवाल को एक बार फिर से देखते हैं कि रोल प्ले को ज़ुबान के हर क्लासरूम का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सिर्फ गप मारने के लिए नहीं होना चाहिए। नज़्म व ज़ब्त की बात तो कही नहीं जा रही है। ये बच्चों को कहानी याद करने के काबिल बनाना, भाई रोल प्ले कर रहे हैं, कहानी याद कराने हो नहीं सकता है। तो इस तरीके से जो वाज़े तौर पर बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि ये बच्चों को ज़ुबान के बारे में बामाना गुफ्तगू, यहाँ पर बामाना गुफ्तगू की बात कही जा रही है, बामाना गुफ्तगू में शरीक होने के काबिल बनाता है। तो इस तरीके से आपके इस सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 ये होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बच्चों से जब किसी मखसूस मौजू पर मुख्तसर नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है। सवाल में कह रहा है कि बच्चों से जब किसी मखसूस मौजू पर मुख्तसर नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है तो वो पैरवीकार लाते हैं, यानी उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, उसके बारे में बात कही जा रही है। तख्लीकी सोच, मुखलिसाना सोच, हमदर्दाना सोच, सकाफ़ती सोच। यानी जब बच्चों से किसी मखसूस मौजू पर मुख्तसर नज़्म लिखने के लिए कहा जाता है तो उस सूरत में क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं या उससे किस चीज़ का फ़ायदा होता है। मुखलिसाना सोच, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। हमदर्दाना सोच, ये भी नहीं हो सकता है। सकाफ़ती सोच, ये भी नहीं हो सकता है। तो सीधा साधा इसका जवाब तख्लीकी सोच यानी क्रिएटिविटी पैदा होगी। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी तख्लीकी सोच निकल कर सामने आएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए उनमें लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देना एक अच्छा अमल है। यानी बच्चों को आप पढ़ने एक बेहतरीन कारी यानी एक बेहतरीन पढ़ने वाला बनाने के लिए उनमें लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देना एक अच्छा अमल है। दर्ज इनमें से कौन लफ्ज़ियात को फ़रोग़ देने की बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है? आम लफ्ज़ों में यूँ समझिए, इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि अगर आप बच्चों को एक बेहतरीन पढ़ने वाला बनाना चाहते हैं तो, और वो पढ़ने वाला कब बेहतर होगा? जब उनमें लफ्ज़ियात का फ़रोग़ होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप कौन सी हिकमत अमली अपनाएंगे जिसके ज़रिए से वो एक अच्छे कारी बन सकेंगे? ऑप्शन है, तलबा मुतज़ाद व मुतरादिब अल्फाज की तवील फ़हरिस्त को याद कर सकते हैं। मुतज़ाद यानी जिसको हम बोलते हैं उल्टा, मुतरादिफ जो उसके हम मुकाबिल अल्फाज हो। दूसरा है, तलबा का जब किसी नए लफ्ज़ से साबका पढ़ता है तो वो लुग़त देखते हैं यानी डिक्शनरी देखते हैं। तीसरा है, तलबा मतन में मुस्तामिल मुश्किल अल्फाज को निशानज़द करते हैं और उनका जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। चौथा है, तलबा नए अल्फाज के माने के क़यास के लिए सियाक़ को बरूएकार ला सकते हैं या लाते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा, तलबा मतन में मुस्तामिल मुश्किल अल्फाज को निशानज़द करते हैं, उनको जुमले में लाते हैं। जब ये तरीक़ेकार आप अपनाएंगे तो ऐसी सूरत हाल में बच्चे एक बेहतरीन कारी बनकर सामने आएंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ज़ुबान की आमोज़िश यानी भाषा अधिगम में
कोई अहमियत नहीं होती है। यानी भाषा अधिगम में किस चीज़ का कोई मकाम, कोई अहमियत, कोई दर्जा नहीं है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है खुद एतमादी की, आमोजिशी रवैये की, तर्जुमा की, तरकीब की। देखिए ये सवाल जो आया हुआ था, इस सवाल का सीटेट ने पता नहीं क्या जवाब कैसे दे दिया, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यानी देखिए ज़ुबान की आमोजिश में खुद एतमादी की अहमियत होती है, आमोजिशी रवैये की भी अहमियत होती है, और उसके अलावा तर्जुमा की भी अहमियत होती है, तरकीब की नहीं होती है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि सीटेट ने इसका जवाब जो माना था वो इसका जवाब माना था तर्जुमा की। यानी ज़ुबान की आमोजिश में तर्जुमा की कोई अहमियत नहीं होती है। हालांकि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो तर्जुमा की अहमियत होती है लेकिन तरकीब की नहीं होती है। लेकिन सीटेट ने जो जवाब माना है आप उसको ही नोट करके रख के चलिए, यानी तर्जुमा की कोई अहमियत नहीं होती है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा सीटेट के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन नंबर 3, यानी तर्जुमा की कोई अहमियत नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि कवायद के उसूलों को याद करना, यानी कवायद के जो उसूल है उसको याद करना इस तरीके कार की बुनियाद है। यानी कौन सा ऐसा तरीका है जो बेहतर तरीका है कवायद के उसूलों को याद करने का? रास्त तरीका, जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, कवायद का वजाहती तरीका, फितरी तरीका, या साख्तियाती तरीका। साख्तियाती यानी स्ट्रक्चरल मेथड। फितरी तरीका तो फितरी तरीका हो ही नहीं सकता है, स्ट्रक्चरल तरीका भी नहीं हो सकता है, और डायरेक्ट मेथड भी नहीं हो सकता है। तो कवायद के उसूलों को याद करना ये कवायद का वजाहती तरीका होगा। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कवायद का वजाहती तरीका कवायद के उसूलों को याद करने का एक बेहतरीन तरीका है और इसी पर बुनियाद है इसकी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दर्ज झेल में से कौन ज़ुबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? ज़ुबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल कौन अदा करता है? आपके ऑप्शंस हैं घर, स्कूल, मीडिया, उस्ताद। ऐसे जब सवालात आ जाते हैं तो अक्सर लोगों का दिमाग चकरा जाता है कि उस्ताद भी है, ये भी अहम रोल अदा करता है, मीडिया है, ये भी ज़ुबान में अहम रोल अदा करता है, स्कूल भी रोल करता है, और घर भी रोल अदा करता है। तो लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इन तमाम में सबसे ज़्यादा पहला जो है सबसे ज़्यादा अवलियत जिसको हासिल है वो घर को हासिल है। तो इस तरीके से ज़ुबान के इक्तिसाब में बच्चे को सबसे अहम रोल जो अदा करेगा वो घर अदा करेगा। आप देख लीजिए कोई भी हो, किसी के घर में भी हो, घर में जैसी ज़ुबान बोली जाती है बच्चा उसी ज़ुबान को सीख लेता है और वैसे ही वो उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी पहला घर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन ज़ुबान की क्लास में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है? आपको नहीं पर जाना है, यानी सही नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन ज़ुबान की क्लास में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। आप देखिए ऑप्शन क्या है आपके। ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फ़राहम करता है, ये बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका फ़राहम करता है, ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने का मौका फ़राहम करता है, ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे के मौके फ़राहम करता है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन हो गए हैं। अब इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है कि कौन ज़ुबान की क्लास में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है, सही नहीं है, इस पर देखना है। तो यानी जो तस्वीर होता है बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने के मौके फ़राहम करता है, बिल्कुल सही है। ये बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत के मौके फ़राहम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। भाई तस्वीर के ज़रिए से बच्चों में ख़याली चीज़ें पैदा होती हैं कि ये है, ऐसा है, फ़ला है, ये तस्वीर ऐसे होती तो क्या होता है, ये तख्लीकियत है, इसको आप ऐसे और अच्छे से कर सकते थे। इसके अलावा चौथे ऑप्शन में देखिए आप, बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे के मौके फ़राहम करता है। भाई ज़रूर है, जब किसी चीज़ को बच्चे देखेंगे ख़ास तौर से तस्वीर वगैरह को तो उसमें मुशाहिदा करेंगे, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन जो है ये बच्चों को सुनने की महारत को, भाई तस्वीर से सुनने की महारत का क्या ताल्लुक़ है? तो इस तरीके से आपका ये जवाब बिल्कुल गलत, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमसे गलत ही पूछा है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ये बच्चों के सुनने की महारत को फ़रोग़ देने के मौके फराहम करता है, यानी यही गलत है और जो गलत है वही आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फ़ैसला किया। उसने इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर व खौस की सरगर्मी यानी कामों का मंसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस मुबाहिसा के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात पेश किए। इस तरह की तैयारियां क्या होती हैं? सवाल में आम लफ्ज़ों में ये कह रहा है कि एक उस्ताद है, उसने क्लासरूम में एक सुनने की सरगर्मी का फ़ैसला बनाया और तमाम बच्चों को उसमें शामिल किया और कहा कि आप इसमें जो सुनेंगे उसको आप उसमें से कुछ सवालात पेश कर सकते हैं। और ये ऐसा क्यों किया? ताकि उनमें दिलचस्पी पैदा हो। तो ये जो तरीक़ा है वो कौन सा तरीक़ा है? इसमें आप देखिए, इसमें आपका पहला ऑप्शन है सुनने के दरमियान की सरगर्मी, सुनने की बाद की सरगर्मी, सुनने की सरगर्मियों की तौसीह और इत्तिबा, सुनने से पहले की सरगर्मी। तो सवाल में ये कह रहा है कि एक उस्ताद है, वो क्लासरूम में कुछ सरगर्मी अपना रहा है और उसमें तमाम लर्नर्स को शामिल करता है और कहता है कि आप इस चीज़ों को सुनिए और उसके बाद आप सवाल करिए। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि दिलचस्पी पैदा हो, सब लोग गौर से सुने। तो यहाँ पर जो होगा उसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुनने के दरमियान की सरगर्मी। यानी जब कोई भी एक्टिविटीज़ अपनाई जा रही है उसमें तमाम लोगों को शामिल करके कहा जा रहा है कि आप कुछ सुनिए और उसके बाद सवाल को ही पुटअप करिए, यानी बीच बीच में सवाल भी करते रहिए ताकि दिलचस्पी भी बनी रहे और लोग मुस्तैदी के साथ सुनते रहें बच्चे। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सुनने के दरमियान की सरगर्मी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इब्तिदाई दर्जात में नज़्मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि? इब्तिदाई दर्जात में नज़्मों को क्यों पढ़ाया जाता है उसके बारे में। तो आपका पहला ऑप्शन है आमोज़गारों को नज़्म व ज़ब्त में रखती है। दूसरा है आमोज़गारों को हत्फ़ ज़ुबान के कवायद की आमोज़िश में मुआविन होती है, यानी लर्नर्स को जो ज़ुबान सीखना है उनका जो हदफ है, उनका जो एम है, उस ज़ुबान की कवायद की आमोज़िश में मुआविन होती है। मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद करती है। या चौथा ऑप्शन है आमोज़गारों को हदफ़ ज़ुबान बोलने के मौके फ़राहम करती है। सवाल क्या पूछ रहा है? इब्तिदाई दर्जात में नज़्मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि आमोज़गारों को नज़्म व ज़ब्त में रखती है, ये तो होगा नहीं। आमोज़गारों को हदफ़ ज़ुबान के कवायद, भाई कवायद की बात तो कहीं नहीं जा रही है, यहाँ नज़्म से मुआविन होती, ये भी नहीं होगा। मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद करती है, ये ऑप्शन 1 आपका बचता है। दूसरा बचता है आमोज़गारों का हदफ़ ज़ुबान बोलने का मौका फ़राहम करती है। भाई जब नज़्म सुनेंगे, उनका जो एम्स है, नज़्म में जो अल्फाज हैं उन अल्फाज को वो सीखेंगे, उसके माने सीखेंगे, उसके ज़रिए से उसको वो अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आमोज़गारों को हदफ़ ज़ुबान यानी उनके जो एम्स हैं, उनका जो लक्ष्य है, उसके बोलने का मौका फ़राहम करेगी। तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है? कसीर लिसानियत को, इसमें पहला ऑप्शन है आपका सब्ज़ियों के नाम अपनी ज़ुबान में लिखें। दूसरा है क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, यानी बच्चों से सवाल करें कि क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। तीसरा है क्या तुम ख़त लिख चुके हो, ये है। चौथा है एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। देखिए यहाँ पर कसीर लिसानियात की बात कही जा रही है, तो इसमें आप पहले नीचे से आइए। देखिए चौथा ऑप्शन क्या है कि एक गुब्बारा कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। अगर आप इस तरीके का सवाल बच्चों से पूछेंगे तो वो कसीर लिसानियात का फ़रोग़ होगा कि नहीं होगा। तो लाजमी है बच्चा कह देगा एक फीट ऊंचा, 10 फीट ऊंचा, 100 फीट ऊंचा, यानी एक ही जुमले में उस जवाब को बयान कर देगा। तो इस तरीके से ये तो आपका होगा ही नहीं, तो ये आपका है नहीं। क्या तुम ख़त लिख चुके हो, ऐसा सवाल पूछोगे, बच्चा जवाब देगा नहीं यहाँ, तो ये भी नहीं हो सकता है।
کیا آپ کے پاس کوئی پالتو جانور ہے، ایسا سوال کیا جائے گا تو بچے کے پاس اگر ہوگا تو بولے گا ہاں، ورنہ بولے گا نہیں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی بچوں میں کثیر لسانیات کے فروغ کے لیے کہ سبزیوں کا نام اپنی زبان یعنی اپنی مادری زبان میں وہ بیان کر سکیں گے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر یہ کثیر لسانیات کے فروغ کا کام ہوگا۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ آپ کا آپشن نمبر 1 یعنی پہلا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے کہ آموزگار کس طرح زبان کا اکتساب کرتا ہے، یعنی ایک لرنر ہے وہ کس طریقے سے بھاشا ادھگم کرتا ہے، کس طریقے سے زبان کو سیکھتا ہے۔ پہلا آپشن ہے زبان کی ساخت کا تجزیہ کر کے، دوسرا ہے زبان کے ادب کا مطالعہ کر کے، تیسرا ہے زبان کے بولنے والوں کی ثقافت کا مطالعہ کر کے، چوتھا ہے فطری تعاملی ماحول میں زبان کو برت کر کے۔ اب چلیے ایک ایک آپشن کے بارے میں اچھے سے سمجھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آموزگار کس طرح زبان کا اکتساب کرتا ہے، یعنی بھاشا ادھگم کس طریقے سے ایک لرنر کرتا ہے۔ تو زبان کی ساخت مطلب ہوتا ہے اسٹرکچر، یعنی اگر ہم زبان کے اسٹرکچر کا مطالعہ کریں گے یا اس کا تجزیہ کریں گے کہ ایسی صورتحال میں ہم بھاشا ادھگم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اسٹرکچر کے صرف ہم تجزیہ کرنے سے کسی بھی زبان کی بات ہو، اگر اس کے اسٹرکچر کا ہم تجزیہ کریں تو ایسی صورتحال میں ہم زبان کا اکتساب نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ آپشن آپ کا ہوگا نہیں۔ دوسرا ہے زبان کے ادب کا مطالعہ کر کے۔ بھائی صرف زبان کے ادب کے مطالعے سے ہم تھوڑی نہ زبان کا اکتساب کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو ہمیں ادب کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لانا چاہیے، تو اس طریقے سے یہ بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا ہے کہ زبان کے بولنے والوں کی ثقافت کا مطالعہ کر کے۔ پھر وہی بات آ گئی، کسی بھی زبان کے بولنے والوں کے صرف ہم کلچر کا مطالعہ کر کے اس زبان کا اکتساب تھوڑی نہ کر سکتے ہیں۔ چوتھے آپشن میں کہہ رہا ہے فطری تعاملی ماحول میں زبان کو برت کر کے، یعنی سماجک انتاکریا۔ فطری تعاملی ماحول یعنی سماجک انتاکریا، یعنی سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے اگر زبان کا ہم استعمال کرتے ہیں، زبان کو برت کر کے یعنی زبان کو استعمال میں لا کر کے، تو سماجک انتاکریا کے دوارا اگر بھاشا کا ہم پریوگ کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم ایک بہترین زبان کا ادھگم کرتا کہلائیں گے۔ تو اس طریقے سے اس سوال کا جو صحیح جواب ہو جائے گا فطری تعاملی ماحول میں زبان کو برت کر کے، یعنی سماجک انتاکریا میں ہم بھاشا کا پریوگ کر کے ایک بہترین بھاشا ادھگم کرتا بن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہیں پر میں اپنے ویڈیو کے سوالات کے سلسلے کو ختم کرتا ہوں۔ ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنے خیالات کو کمنٹ باکس میں پیش کر سکتے ہیں۔ تب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیے اور امتحان کی بہترین تیاری کریے۔ السلام علیکم۔